हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज का जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें अपन फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी को पिक कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे आज इंटीरियर ऑफ अर्थ। बेसिकली ये जो टॉपिक्स मैं लूँगा थोड़ा डिस्क्रीटली लूँगा, अलग अलग पॉइंट्स से, जिससे कि आप अगर RAS RPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए एक बेसिक फंडामेंटल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होगा। ये डायरेक्टली सिलेबस में तो नहीं है पॉइंट्स, पर ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आप UPSC IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली हेल्पफुल है। और अगर आप कोई स्टेट अदर कोई और स्टेट के लिए PSC के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप उन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आप हमें फेसबुक पे इसको लाइक करके फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक गिवन है, जहाँ से आप PDF नोट्स अवेल कर सकते हो, खुद के लिए वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो आज अपन जानने की कोशिश करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। देखो, इंटीरियर ऑफ अर्थ इस टर्म से ही अपने को बहुत कुछ समझ में आता है कि अर्थ जो है एक स्फीयर है, गोले की तरह है। और स्फीयर जो है उसको अगर अपन देखें तो स्फीयर का इंटरनली अगर अपन जैसे जैसे जाएंगे ऊपर की एक लेयर को हटाते जाएं तो अंदर धीरे धीरे एक छोटा स्फीयर आएगा, फिर एक छोटा स्फीयर आएगा। इस तरीके से इन लेयर्स को अपन हटाते जाएं धीरे धीरे, तो वो क्या होगी, अंदर से अंदर छोटे से छोटे मतलब जब तक बिल्कुल सेंटर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक छोटे छोटे गोलों के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। और यही जो स्ट्रक्चर है वो ही अपन आज फोकस करेंगे इसी स्ट्रक्चर के ऊपर कि अर्थ का इंटीरियर बेसिकली बना हुआ कैसा होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताऊं कि अर्थ का जो इंटीरियर है इसके बारे में अपने को आइडिया कैसे लगते हैं। देखो कि कोई भी चीज़ है, अर्थ है, अर्थ में अभी तक ज़्यादा गहराई तक खुदाई नहीं हो पाई है। खाने हैं वो 2 से 3 किलोमीटर से ज़्यादा गहरी नहीं है। ठीक है, अब 2 से 3 किलोमीटर की गहराई पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वहाँ पर मशीन्स काम नहीं कर सकती, या मैनुअल वर्क आप करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आप अपन सोचें कि ड्रिल करके ट्राई करें, मतलब ट्यूबवेल की तरह ड्रिल करके अपन कितनी गहराई तक जा सकते हैं, तो देख लो अभी तक 12 किलोमीटर डेप्थ तक ही ह्यूमन बीइंग की अप्रोच हो पाई है अर्थ के सरफेस से डेप्थ में। मान लो यह अर्थ सरफेस है तो यहाँ से अगर अंदर की तरफ ड्रिल किया है तो केवल 12 किलोमीटर डेप्थ तक ही पहुँच पाए अभी तक। ठीक है, तो और अर्थ का जो पूरा अगर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस है अर्थ की लगभग 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6371 किलोमीटर लेंथ है अर्थ की रेडियस की। तो आप देख सकते हो कितना तो 12 किलोमीटर्स है और कितना एक्चुअल में रेडियस है। अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए ही अपने को कितनी गहराई के लिए खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के अपन ये अप्रोच कर पाएंगे। तो डायरेक्ट एविडेंसेस तो मिलना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल होते हैं कि डायरेक्ट अपन कलेक्ट करें कि खुदाई कर करके पता करें, जबकि इनडायरेक्ट एविडेंसेस बहुत सारे हैं। और उन इनडायरेक्ट एविडेंसेस के लिए अपन बात करेंगे नेचुरल। एक तो नेचुरल एविडेंसेस होते हैं, एक अननेचुरल, और इन दोनों की सेगमेंट को अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखो, अर्थ के इंटीरियर का पता करने के लिए अपने को 2 तरीके से अपन अप्रोच कर सकते हैं, एक तो नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड, जिसको अननेचुरल भी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल या अननेचुरल मेथड है, इसमें 3 सेगमेंट के बारे में अपन स्टडी कर सकते हैं। एक तो मटेरियल की डेंसिटी के बारे में कि अर्थ की जैसे जैसे अपन डेप्थ इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे गहराई पे जाते हैं, तो उसकी डेंसिटी में जो वेरिएशन आता है उसको देख के पता कर सकते हैं कि अर्थ क्या इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा अपन पता कर सकते हैं प्रेशर से कि जैसे जैसे अपन अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर में वेरिएशन जो आता है उसकी वजह से भी अपने को आइडिया लगता है कि अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी हो सकती है। और थर्ड, जैसे जैसे अभी अपन ने ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मेथड्स की बात की, तो डायरेक्ट मेथड में सीधा का सीधा जब खुदाई की तो 12 किलोमीटर तक ही अभी तक अपन पहुँच पाए हैं। तो टेम्परेचर वेरिएशन को भी अपन सेंस करके पता कर सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर का क्या कॉम्पोजिशन, क्या स्ट्रक्चर है। दूसरा जो तरीका है वो होता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर एक तो वल्केनिसिटी, ये व्यूकेनिसिटी नहीं है, वल्केनिसिटी है, ज्वालामुखी वाली क्रिया, वल्केनिसिटी। सिस्मिक स्टडीज़, अर्थक्वेक से रिलेटेड या फिर जो भी भूकंपीय एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में अपन स्टडी करके पता करें, या फिर कोई भी उल्का पिंड आकर के पृथ्वी के धरातल पर आकर टकराए
तो उससे भी अपन देख के पता कर सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा बना हुआ हो सकता है। क्योंकि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मतलब जितनी भी ब्रह्मांड में निकाय है, बॉडीज़ हैं, उनका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वन एंड इन अदर वे वो कहीं ना कहीं मैच करते हैं एक दूसरे से। तो उन चीज़ों के बारे में अपन स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्सटर्नल सेलेस्टियल बॉडी आकर के अर्थ सरफेस पे टकरा रही है तो उसको भी अगर अपन थोड़ी स्टडी करें उसकी कॉम्पोजिशन की, तो अपने को आइडिया लग सकता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। साथ में पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके बारे में भी स्टडी करके अपन पता कर सकते हैं। उससे भी अपन ये पता कर सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अपन अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले अपन पिक करते हैं अननेचुरल या आर्टिफिशियल मेथड, जिनमें सबसे पहले अपन देखते हैं डेंसिटी। देखो, अर्थ की एवरेज डेंसिटी अभी तक जितना पता पड़ा है वो है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अर्थ का जो पूरा मटेरियल है उसका घनत्व कितना पड़ा है, 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट जो अपर लेयर है जिसको क्रस्ट बोलते हैं अर्थ का, उसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप कंपेयर करो, पूरी अर्थ का तो है घनत्व 5.51 और जबकि क्रस्ट का क्या है 3 ग्राम। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे अपन डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना, तभी तो एवरेज ज़्यादा आया। तो इस तरीके से ये क्या एविडेंस शो करता है कि अर्थ का जो इनर मोस्ट पार्ट है जिसको अपन बोलेंगे कोर, क्या बोलेंगे, कोर। ठीक है, तो कोर की डेंसिटी जो है वो मिलेगी अपने को हाईएस्ट, ये अपन आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो डेंसिटी से ये आइडिया लगता है। दूसरा, जैसे जैसे अपन डेप्थ में जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही थी, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह क्या हो सकती है कि डेफिनेटली प्रेशर भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो इसके ऊपर अपर जो मटेरियल है उसका दबाव तो पड़ेगा ही। तो प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होती है और वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो अपन ये भी पता कर सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा हो सकता है। ऐसे ही अपन पता कर सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट से कि टेम्परेचर वेरिएशन क्या आ रहा है, कि जैसे जैसे अपन गहराई पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ता है। अर्थ के भूगर्भ में अगर अपन जाते हैं तो उस परिस्थिति में अपने को ये क्या, एक स्टैंडर्ड नेचुरल लैप्स रेट या नेचुरल जो टेम्परेचर राइज रेट है वो ये पता पड़ी है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हर 32 किलोमीटर की गहराई पे बढ़ जाता है। मान लो अर्थ सरफेस पे 17 डिग्री या 15 डिग्री या 27 डिग्री टेम्परेचर है। अब आप गहराई में जा रहे हो तो जैसे ही आप 32 किलोमीटर की गहराई पे पहुंचोगे तो टेम्परेचर +1 हो जाएगा। फिर अगले 32 किलोमीटर में आप और गहराई में जाओगे तो +1 हो जाएगा। तो इस तरीके हर 32 किलोमीटर की गहराई पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है जब सेंटर पे जाते हैं। तो इससे भी अपने को ये पता पड़ रहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे अपन डेप्थ पे जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान बढ़ रहा है। और तापमान बढ़ने की वजह से जो इंटरनल पार्ट जो है अर्थ का वो किस फॉर्म में मिलता है, या तो तरल लिक्विड फॉर्म में, या फिर सेमी मोल्टन, या फिर अर्ध तरल अवस्था में वो अपने को मिलता है। तो इस तरीके से अपन ने आर्टिफिशियल मेथड से पता करने की कोशिश की कि किस तरीके से अर्थ का इंटीरियर अभी प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर प्राकृतिक तरीकों में बात करें तो नेचुरल मेथड्स के अंदर वल्केनिसिटी, जब वॉल्केनो फटते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे क्या निकलता है बाहर, लावा निकलता है, गर्म तरल लावा निकलता है जिसको अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा बोल दिया जाता है। मैग्मा और लावा में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, एक ही चीज़ होती है। बट जब लिक्विड फॉर्म में अर्थ के अंदर, सरफेस के अंदर की अंदर अगर लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है उसको तो बोल दिया जाता है मैग्मा, और वही अगर बाहर आ गया अर्थ सरफेस पे तो उसको बोल देंगे लावा। इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो बाहर निकल रहा है मटेरियल, तो ये किस फॉर्म में निकलता है, गर्म है और तरल अवस्था में है। इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में कहीं ना कहीं तरल अवस्था भी स्थित है और साथ में तापमान बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये क्या होती है, अपने को आइडिया लगता है ज्वालामुखी की प्रक्रिया से कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। दूसरा अपन देखें सिस्मिक एक्टिविटी। आए दिन आपको एक्सपीरियंस होते हैं कि हाँ दिल्ली में भूकंप आ रहे हैं, कभी कहीं पे भूकंप आ रहे हैं, कभी
जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आ रहे हैं, कभी पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद वाला रीजन हो गया, लाहौर वाला रीजन हो गया, वहाँ पर ट्रेमर्स फील किए जा रहे हैं, तो उनका इफ़ेक्ट अपने राजस्थान तक भी आता है, हरियाणा पंजाब में भी इनका इफ़ेक्ट है वो सेंस किया जा रहा है। तो इन सिस्मिक एक्टिविटीज़ से भी अपने को अब ये बताओ आप कि अगर पूरा का पूरा मटेरियल सॉलिड होता अर्थ का, तो क्या ये टकराव होता? दो पत्थर आसपास में पड़े हैं ज़मीन पे, आप देखते हो, क्या वो टकराते हैं? बिल्कुल नहीं। जबकि दो नावें हैं जो पानी में है, तो उनके टकराने के चांसेस फिर भी रहते हैं कि हाँ नीचे से पानी हिलेगा तो ये नावें दोनों टकरा जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ क्या एविडेंस मिलता है सिस्मिक एक्टिविटी से कि अर्थ के इंटीरियर में लिक्विड फॉर्म में कुछ ना कुछ अवेलेबल है। उस लिक्विड के ऊपर स्थल मंडल की जो चट्टानें हैं वो तैरती रहती हैं और वो फिर एक दूसरे से टकराती है, तो उसकी वजह से भी क्या होती हैं? भूकंप की प्रक्रिया होती है, मतलब सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है सिस्मोग्राफ। दो सिस्मोग्राफ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो अर्थक्वेक वाला चैप्टर है अपना, उसमें आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया एक तो मर्केली स्केल होती है और एक होती है रिक्टर स्केल। तो उनसे पता पड़ता है कि डेफिनेटली अर्थ के इंटीरियर पे क्या क्या वेरिएशन आते रहते हैं, और उन्हीं को अपन देखते हैं अर्थ के इंटीरियर में। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्यों आते हैं उससे भी अपने को पता पड़ता है। फिर तीसरा जो मेथड है नेचुरल, वो है स्टडी ऑफ मीटियोराइट्स। जब कोई भी बाहरी निकाय या आउटर सेलेस्टियल बॉडी अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसको बोलते हैं मीटियोराइट। और ये मीटियोराइट जो होते हैं, इनको अगर अपन स्टडी करें, इनकी जो कॉम्पोजिशन है, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, कैसे दिखने में टेक्सचर हैं, कैसे इनके ग्रैन्यूल्स हैं, उनकी अगर स्टडी करें तो अपने को पता पड़ सकता है कि अर्थ के इंटीरियर में भी ऐसा कुछ होगा। क्योंकि सारी जो भी ब्रह्मांड की निकायें हैं, अर्थ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनकी फॉर्मेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं मोर और लेस इक्वल ही रहता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल बताएं अपन तो नाखला करके एक मीटियोराइट, मार्शियन मीटियोराइट स्ट्राइक मतलब टकराई थी इजिप्ट मतलब मिस्र में 1911 में। ठीक है, ये मीटियोराइट जो थी, ये इजिप्ट के अंदर पहली बार कोई मीटियोराइट को ये डिटेक्ट किया गया था कि हाँ उल्कापिंड टकराते हैं। ठीक है, और मार्शियन मीटियोराइट का मतलब क्या हो गया? ये जो मीटियोराइट है इसका कॉम्पोजिशन और इसकी एक्टिविटीज़ या फिर इसका जो स्ट्रक्चर था वो मार्स, मंगल से मिलता जुलता है। ठीक है, तो मंगल पे क्या एक्टिविटीज़ हुई, मंगल ग्रह पे, मार्स प्लेनेट पे, वो चीज़ें अपने को आइडिया लगती है। और मंगल पे जो एक्टिविटीज़ हुई है उनसे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर और अर्थ पे भी क्या क्या एक्टिविटीज़ पास्ट में हुई होगी और फ्यूचर में क्या हो सकती हैं। फिर फोर्थ अपना एविडेंस में या मेथड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, आप कभी भी कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हो, अर्थ सरफेस पे अगर ऊपर फेंकते हो तो वो चीज़ नीचे आती है। तो कई जगहों पर तो क्या होगा, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स आपको ज़्यादा महसूस होता है और कई जगहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम महसूस होता है। जैसे मैं दो अलग अलग बॉडीज़ की बात करूं, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के लगभग 6 गुना है। तो मून की कॉम्पोजिशन और अर्थ की कॉम्पोजिशन में अपन अर्थ ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं कि अर्थ में जितना भी मास, जितना भी अर्थ का द्रव्यमान है, जितना भी पदार्थ उसमें लगा हुआ है अर्थ में, उसका अलग अलग जगहों पर अनइवन मतलब अनइक्वल, अनइवन मतलब कहीं पे ज़्यादा है घनत्व, कहीं पे कम घनत्व वाला मटेरियल हो गया, कहीं पर तापमान ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर प्रेशर कम हो रहा है। ये सारे अलग अलग फैक्टर्स जो हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं, वेरिएशन जो आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर, वही तो फिर अपने को अल्टीमेटली बता रहा है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्या फिजिकल लेयरिंग है, वो सारी चीज़ें अपने को पता पड़ती है। और एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है ग्रेविटी एनॉमली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसका ध्यान रखना। इसमें सिंपल सा है कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जाओ और ग्रेविटेशनल फोर्स की आपको ये लगे कि यहाँ पर वैल्यू ये आनी चाहिए, मान लो ए वैल्यू आनी चाहिए। आप जा रहे हो माउंट एवरेस्ट पे,
बट वहाँ पर जाके आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहाँ पर और भी ज़्यादा महसूस हो रहा है। अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा वहाँ पर कि क्या तो मटेरियल से बने हुए हैं वो पहाड़, दूसरा आप देखोगे कि वहाँ पर इंटीरियर में टेम्परेचर क्या है, कौन कौन से केमिकल कॉम्पोजिशन यूज़ हुई है, वो सारी चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करोगे वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कम महसूस होगा, ज़्यादा नहीं, कम महसूस होगा, हल्का सा आप हल्का फील करोगे। ठीक है, अर्थ सरफेस पे ही मैक्सिमम आप एक्सपीरियंस करते हो ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो वो जो वेरिएशन जो आ रहा है आपकी केवल जगह बदलने से, उस वेरिएशन को किससे, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और आपको जो रीडिंग में आ रही है वैल्यू, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मेजर कर रहे हो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को, तो उन दोनों में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को बोलते हैं ग्रेविटी एनॉमली। उसकी वजह क्या होती है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ मटेरियल, पदार्थ का अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से विस्तृत होना, और साथ में अलग डिफरेंट लोग और भी सेगमेंट फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें मिलाकर के ये वेरिएशन लाती हैं। तो इस तरीके से अपन ने दो मेथड्स जानने की कोशिश की कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में आइडिया अपन कैसे लगा सकते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो इमेज है इसको आप समझने की कोशिश करना। मान लो ये है अर्थ पूरी की पूरी, ये अर्थ का मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ पूरा का पूरा, ये पूरा गोल यू पार्ट है, यू मान लो अर्थ का, उसका मैंने एक सेक्शन लिया ऊपर ऊपर का। यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ सब डायग्राम बनाता हूँ, ये है यहाँ पे अर्थ, और इसका मैं ये एक सेक्शन उठाता हूँ, ये वाला, ठीक है। और अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जो अपर पार्ट होता है जिसको अपन देखते हैं, जिस पे अपन रहते हैं, तो जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको तो बोल देते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर, जहाँ पे महाद्वीपीय हिस्सा है। जबकि दूसरा हिस्सा जहाँ पे समंदर का पानी है, और समंदर के पानी के नीचे जो ये समुद्री नितल है, इसके यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये ग्रे वाला कलर, ये होता है ओशियनिक लिथोस्फेयर। मतलब है स्थल मंडल तो है, पर एक तो है कौन सा, महाद्वीपीय स्थल मंडल, और एक हो गया समुद्री स्थल मंडल। और ये जो स्थल मंडल है ये क्या है, आपके सामने देखो स्क्रीन के ऊपर, यूं टुकड़ों के अंदर टूटा हुआ है, और इन टुकड़ों को क्या बोल देते हैं, प्लेट्स। क्या बोल देते हैं टुकड़ों को, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये क्या है, ये नीचे गर्म तप्त मैग्मा, मतलब हॉट मोल्टन मैग्मा है। उस परिस्थिति में ये लिक्विड फॉर्म में है, और इस लिक्विड मैग्मा पे ये जो लिथोस्फेयर है ये क्या करता है, फ्लोट करता है। क्या करता है, तैरता है, ठीक है। और ये चट्टानें जो हैं, ये जो प्लेटें मैंने बताई, ये एक दूसरे से कई जगहों पर तो दूर जा रही हैं, कुछ जगहों पर एक दूसरे से टकरा रही हैं, कुछ जगह पर एक इधर जा रही है तो दूसरी एक दूसरे को पास ऑन कर रही है। मतलब ना टक्कर हो रही है ना दूर जा रही है, बस सरक रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये अपन ने स्ट्रक्चर मेजर देखा अर्थ का, ठीक है। अब क्या है कि केमिकल कॉम्पोजिशन बेसिस पे अर्थ की अलग अलग लेयर्स बताई एडवर्ड शूज ने। एडवर्ड शूज एक ज्योग्राफर रहे हैं, उन्होंने केमिकल कॉम्पोजिशन, अर्थ के अंदर कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं, उनके बेसिस पे इन्होंने अर्थ को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है। और इनके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो हैं सियाल, सीमा और नीफे। यहाँ पे नीफे लिखा हुआ नहीं है। सियाल सिलिकॉन एल्यूमिनियम ये मिलके बनता है, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम से बनता है, नीफे निकल और फेरस, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच में जो पार्ट है उसको बोल देते हैं नीफे। अब एक एक को मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इधर तो क्या है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दैट मीन्स ये आपका महाद्वीपीय क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है भूपरपट्टी, अपर लेयर। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो तो बना हुआ होता है देखो सियाल से, ठीक है, जिसकी थिकनेस लगभग 100 किलोमीटर तक भी चली जाती है कई बार। अगर पूरा टॉप से देखोगे, टॉप से लेके बॉटम तक आप देखोगे तो उसकी मोटाई पूरी आपको मिलेगी 100 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर, मतलब इस रेंज में अपने को थिकनेस मिलती है 30 से 100 किलोमीटर की। जबकि आप इधर आओगे तो ये देखो पानी है ऊपर ओशियन का, और इसके नीचे ये वाला छोटा सा पार्ट है, ये है ओशियनिक क्रस्ट। इसमें आप देखोगे, और साथ में ये ब्राउन वाला पार्ट, ये टोटल जो पार्ट है यहाँ मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसमें सियाल का छोटी सी लेयर और सीमा की मेजर लेयर। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसको बोल देते हैं ओशियनिक क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो तो मेनली बना हुआ होता है सीमा से, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो मेनली किससे बना हुआ होता है,
सियाल से। ये अपने को ध्यान रखना है, ये डिफरेंस कई बार स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 3 लेयर्स हो गई, सियाल सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम, और तीसरा होती है नीफे निकल फेरस। ठीक है, लोहा और निकल से बना हुआ बिल्कुल सेंटर। और यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, आपका ये लिथोस्फेयर है जो फ्लोट कर रहा है किस पे, ये मेंटल वाला पोर्शन जो कि एस्थेनोस्फेयर अपन ने देखा था। एस्थेनोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं क्या, दुर्बल मंडल। दुर्बल का मतलब लिक्विड फॉर्म में जो पोर्शन है अर्थ का, वहाँ पर ये मूवमेंट होते रहते हैं। अब एक एक को अपन स्टडी करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर। देखो सियाल, सियाल का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये अर्थ सरफेस पे होता है, और अर्थ सरफेस में अगर आप देखोगे, जब अर्थ कॉम्पोजिशन में रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम ही एक ऐसा मेटेलिक एलिमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। सिलिकॉन है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है अर्थ सरफेस पे। अगर सियाल की बात करें तो एवरेज डेप्थ होती है 50 से 300 किलोमीटर। ठीक है, क्रस्ट की डेप्थ होती है कितनी, 30 से 100 किलोमीटर, वो आगे देखेंगे अपन। ठीक है, अपन अभी बात कर रहे हैं सियाल की। तो सियाल की मोटाई कितनी हो रही है, 50 से 300 किलोमीटर। डेंसिटी इसकी होती है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें जो जितने भी चट्टानें मिलती हैं उनकी प्रकृति होती है एसिडिक। और एसिडिक अगर आ जाए तो आपको आंख मीच के दिमाग लगा लेना है कि वहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानें मिलेंगी। ग्रेनाइट चट्टानें कौन सी होती है, इग्नस चट्टानें, आग्नेयी चट्टानें, जिनको प्राइमरी रॉक्स भी बोल दिया जाता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में अपन देख ही चुके हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली किसका बना हुआ होता है, सियाल लेयर का ही। फिर देखेंगे सीमा। सीमा क्या है, सियाल वाला जो पोर्शन है उसके नीचे वाला था, और इसकी गहराई जो होती है वो होती है 1000 से 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ इसकी मिल सकती है। इसकी डेंसिटी जो होती है सीमा वाले पोर्शन की वो थोड़ी ज़्यादा होती है सियाल से, कितनी, 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये मेनली सीमा जो है ये किससे बना होता है, बेसाल्ट। बेसाल्ट भी इग्नस रॉक ही होती है। तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो तो ग्रेनाइट से बनता है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक बॉटम है वो किससे बनता है, बेसाल्ट। बेसाल्ट जो होता है ये होता है बेसिक नेचर का। अब यहाँ से देखो बी, ठीक है, बेसाल्ट बेसिक नेचर मतलब क्षारीय प्रवृत्ति होती है इसकी, और रंग में भी ब्लैक होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से बी ट्रिपल B3 अपन बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ें बनती हैं। और ओशियनिक बॉटम जिसको अपन ने बोला, ओशियनिक क्रस्ट, ओशन क्रस्ट, ये किसका बना होता है, मेजरली सीमा का बना होता है। थर्ड लेयर आती है नीफे, जो बिल्कुल अर्थ के सेंटर में, बिल्कुल कोर पर आती है, बिल्कुल सेंटर में। इसकी डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर से लेके अर्थ के सेंटर तक। यूँ मान लो ये है अगर अर्थ, यहाँ पे अगर सेंटर बोले तो ये कोर, तो यहाँ से ये 2900 किलोमीटर डेप्थ तक आपका आ गया था क्या, सीमा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो पोर्शन है ये सारा आ जाएगा कोर। इसकी डेंसिटी आप देखोगे तो और भी ज़्यादा आ रही है, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अर्थ के सेंटर पे जैसे अपन ने देखा कि इस लेयर को अपन ने नाम ही नीफे दे दिया, मतलब निकल और फेरस। तो यहाँ पर अर्थ के सेंटर में आयरन प्रेजेंट है, वो अपने आप में प्रूफ देता है कि अर्थ के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह सेंटर में आयरन की प्रेजेंस है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यू मस्ट रिमेंबर इट। ओके, अब देखते हैं अपन कि अभी तक जो अपन ने देखा वो केमिकल कॉम्पोजिशन बेसिस था। अब अपन देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, अर्थ का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी होती है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये है अर्थ आपके सामने, अब आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो अपर पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इसको अपर पोर्शन है, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये डार्क ब्राउन वाला जिसको मैं ऊपर लाइन चला रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये तो है क्रस्ट। इसके बाद में ये जो आपके पास में सैफ्रॉन कलर है, इस कलर में मिलता है ये मेंटल। ठीक है, इस कलर में डिनोट किया हुआ है मेंटल। और ये जो अंदर वाला जो ये पूरा येलोइश है, डार्क और लाइट येलो, इसको बोलते हैं कोर। और कोर के भी 2 लेयर्स डिवाइड की हुई है, एक तो आउटर कोर मेजरली और एक इनर कोर। इनर कोर जो होता है, अब यहाँ पे देख लो कि कौन सा जो लेयर है किस फॉर्म में मिलता है। देखो क्रस्ट है वो सॉलिड लेयर है, देखो जिस पे अपन रहते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। अगर ओशियन के नीचे की अगर बॉटम की भी बात करें, ओशियन बॉटम की, तो वो भी तो सॉलिड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो क्रस्ट हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलता है।
मेंटल जो है वो अपने को मिलता है सेमी लिक्विड फॉर्म में, अर्ध तरल अवस्था के अंदर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, यहाँ पे लिक्विड, तो ये देख लो आप, सॉलिड, सेमी लिक्विड, ये हो जाता है लिक्विड, और ये हो जाता है फिर मतलब इनर कोर बिल्कुल सेंटर में, वो हो जाता है आपका क्या, सॉलिड पार्ट। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगा हल्का सा, जिससे आपको आइडिया लग जाए। देखो आउटर पोर्शन तो बिल्कुल ठंडा है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में मिलना ही है। बट मेंटल वाला जो है, यहाँ पर प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं है, प्रेशर मॉडरेट है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, बट डेप्थ क्या है, ज़्यादा नहीं है, डेप्थ भी कम है, प्रेशर भी ज़्यादा नहीं है, पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर जितनी भी रॉक्स हैं वो अपने को सेमी लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, मतलब अर्ध तरल अवस्था के अंदर। जबकि आउटर कोर पे जैसे ही अपन पहुँचेंगे तो वहाँ पर प्रेशर तो मॉडरेट रहता है, बट टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन में मतलब टेम्परेचर प्रिवेल करता है। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, आउटर कोर में टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उस कंडीशन में ये किस में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में। और अगर ज़्यादा डेप्थ में अपन जाते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है, बट प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर होने के बावजूद यहाँ पर ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में ना होकर के सॉलिड फॉर्म में होता है। कौन सी जगह, इनर कोर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब एक एक लेयर अपन देखते हैं। क्रस्ट, देखो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, इसकी थिकनेस अर्थ सरफेस से देखोगे तो 30 से 100 किलोमीटर डेप्थ तक जा सकती है, और इसकी डेंसिटी जो है वो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर और इनर, क्रस्ट, मेंटल, और साथ में आप देखोगे तो कोर। इनको अपन आउटर और इनर में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। तो आउटर और इनर पोर्शन के अंदर तो जो इनर और आउटर क्रस्ट है, इसको जो डिवीजन है वो डिवाइड करती है एक डिसकंटिन्यूटी, उसको बोलते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ये मान लो क्रस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो लाइन ऐसी होगी जहाँ पर से अपन ये डिस्क्रिमिनेट कर सके कि ये अपर है ये लोअर है, तो उसको बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। इसके डेप्थ में अपन ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी अपना ज़्यादा कोई कोर सब्जेक्ट नहीं है, बट अपने को समझना है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड कौन करता है, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जहाँ से ये अलग हो जाती है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो मेजरली बना होता है ग्रेनाइट और एंडेसाइट रॉक्स का, जबकि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो किससे बना होता है, बेसाल्ट एंड गैब्रो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है ये चीज़। फिर क्रस्ट के बाद में जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी एक और होती है, उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर देख लो आप मेंटल, जो सेकंड लेयर है वो आ जाती है मेंटल। मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे है, और इसकी जो डेंसिटी है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है, और इसकी डेप्थ कहाँ तक जा सकती है, 30 से 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पूरी मोटाई होती है। और इस मोटाई में अगर अपन देखें तो ये अर्थ का लगभग 80% आयतन को ऑक्यूपाई करता है, क्या, मेंटल। तो वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा पार्ट कौन कवर कर रहा है, मेंटल। इसको भी दो पार्ट हो गए, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो है उसकी डेप्थ हो सकती है 30 से 700 किलोमीटर, और इसमें जो मेनली रॉक जो मिलती है वो पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट क्या होती हैं, एक तरीके से प्लास्टिक टाइप जो रॉक्स होती हैं, मैंने बताया था सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है मेंटल, तो पेरिडोटाइट क्या होती है, प्लास्टिक टाइप फॉर्म होती है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर मिल जाएगा 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। और अपर और लोअर मेंटल, देखो मैंने बताया था लोअर मेंटल भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर और लोअर मेंटल। तो उसको डिवाइड करती है कौन सी डिसकंटिन्यूटी, कौन सी लाइन, उसको बोलते हैं रेपेटी। रेपेटी डिसकंटिन्यूटी मेंटल और अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है। अब बात करते हैं लोअर मेंटल। जैसे कि यहाँ पर 700 किलोमीटर तक तो अपर मेंटल था, अब तो 700 से 2900 किलोमीटर तक कौन सा चला जाएगा, लोअर मेंटल। और इसके अंदर ओलिविन रॉक्स मिलती हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर आपको मिल जाता है कितना, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देख लो टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। और ये जो मेंटल है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट लेयर आती है कोर, बिल्कुल सेंटर में। तो मेंटल और कोर को डिवाइड करती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कहने का मतलब अपर लोअर को तो अलग कर ही रही है, बाकी मेंटल, कोर और क्रस्ट इनको भी अलग अलग करती हैं ये डिसकंटिन्यूटीज। लास्ट है फिर अपना कोर।
कोर का जो है ये इनर मोस्ट पार्ट है, इसलिए इसको कोर बोल दिया जाता है। अर्थ का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, इसलिए इसको कोर बोल दिया जाता है। आउटर कोर जो है उसकी डेप्थ हो सकती है 2900 से 5150 किलोमीटर। डेंसिटी इसकी होती है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर टेम्परेचर आपको कितना मिलता है 4300 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि आउटर कोर के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और प्रेशर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, टेम्परेचर ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में अपने को मिलता है। फिर आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करती है डिसकंटिन्यूटी लेमन कंटिन्यूटी। लेमन्स डिसकंटिन्यूटी जो है वो आउटर कोर और इनर कोर को अलग अलग करती है। इनर कोर जो है उसकी डेप्थ आप देखोगे तो आउटर कोर कहाँ पे खत्म हो रहा था 5150 पे, तो 5150 से बिल्कुल सेंटर कितना हो गया 6371 किलोमीटर पे। ये लगभग इसका अगर कॉम्पोजिशन देखें इनर कोर का तो 99% कॉम्पोजिशन में आप देखोगे कि निकेल और फेरस होती है, जैसा कि अपन ने केमिकल कॉम्पोजिशन में देखा था, नीफे लेयर की बात की थी। ठीक है, तो निकेल और फेरस 99% प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इनर कोर में। और यहाँ की डेंसिटी आप देखो, हाईएस्ट डेंसिटी। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं, कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, पर फिर भी ये किस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट। इसकी वजह क्या बताई थी मैंने, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है बेशक, पर प्रेशर है, दबाव है, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो दबाव इंक्रीज होने की वजह से अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर होने के बावजूद यहाँ पर ये जो लेयर है ये सॉलिड स्टेट में है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, बैरिस्फीयर। मतलब ऐसा भाग, ऐसा मंडल जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सूरज के सरफेस पे जितना टेम्परेचर है सन सरफेस पे 6000 डिग्री सेल्सियस, बट ये सॉलिड स्टेट में है फिर भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैरिस्फीयर। और अब आपके सामने ये डायग्राम है जिसमें एकदम समरी है, आप देख सकते हो अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। क्लियर। क्रस्ट की जो है डेप्थ कितनी है 30 से 100 किलोमीटर। मेंटल की आप देखोगे टोटल तो वो है 30 से 2900, बट अपर की तो कितनी जा रही है 700 तक, और लोअर की कितनी जाएगी, चल जाएगी 700 से 2900 तक। डिवीजन क्लियर है। ऐसे ही आउटर कोर और इनर कोर आप देख रहे हो, आउटर कोर है उसकी डेप्थ कितनी आ रही है यहाँ 2900 से 5150 किलोमीटर, और 5150 से यहाँ 6371 तक की आप देखोगे तो इनर कोर हो जाएगा। और ओवरऑल अगर कोर की डेप्थ देखोगे तो कितनी हो जाएगी 2900 से 6371 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज देख लो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड कौन सी कर रही है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल इसको मतलब कौन डिवाइड कर रहा है, मोहो। ऐसे ही अपर और लोअर मेंटल को रेपिटी, मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग, और आउटर कोर और इनर कोर को लेमन। इस तरीके से ये टोटल 5 डिसकंटिन्यूटीज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीक्वेंस ऐसे कैसे याद रखने के लिए मैं आपको एक कोड दे सकता हूँ, CM दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर, RGL रसगुल्ले, चीफ मिनिस्टर रसगुल्ले, ये याद रखना आपने को। ठीक है, CM RGL। तो ये डिसकंटिन्यूटीज बेसिकली शो क्या कर रही हैं कि यहाँ पे मान लो एक ये डिसकंटिन्यूटी है तो ऊपर अलग तापमान मिलेगा, नीचे अलग तापमान मिलेगा, यहाँ पर अलग कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर अलग कॉम्पोजिशन, यहाँ पे अलग प्रेशर, यहाँ पे अलग प्रेशर, यहाँ पे सॉलिड तो यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड तो यहाँ पे सॉलिड। तो इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करती है, दो कंसेक्यूटिव लगातार 2 परतों के बीच में अंतर लेके आती है। डेंसिटी आप देखोगे तो क्रस्ट की 2.9 है, जबकि मेंटल की 5 है, आउटर कोर की 10 है, तो इनर कोर की 31.6 ग्राम है। तो डेंसिटी डेप्थ के साथ साथ जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है डेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और धीरे धीरे ऐसे ही अपन बेसिक चीज़ों को क्लियर करते रहेंगे और आपको आराम से इंटेलिजेंट बनाते जाएंगे। थैंक यू।